अभी क्या है स्टूडेंट, अभी ये एक चीज है, व्हाई द तमिलनाडु एजुकेशन फंडिंग ऑन होल्ड। मैंने ये न्यूज़ बहुत डिटेल में कवर किया था। इसमें ना आपको समग्र शिक्षा अभियान के बारे में पता होना चाहिए। समग्र शिक्षा अभियान, एक तो ये देखना चाहिए क्या है ये। बेसिकली इसमें क्या है, क्लास 12 तक सेंट्रली, अभी आपको पता है कि एजुकेशन ना एक कॉन्क्रीट सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। इसमें क्या होता है, स्टेट भी रूल बना सकता है और सेंटर भी बना सकता है ना, सेंटर स्टेट दोनों बना सकते हैं। तो कुछ स्टेट की स्कीम है, कुछ सेंटर की स्कीम है। तो सेंटर गवर्नमेंट क्या बोलती है कि भैया ये हमने पॉलिसी बना दी है सेंट्रली, ये हमारा स्कीम है, तो हमने ये, अगर आपको उसके अंदर पैसा चाहिए तो आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा, तभी ये फंड रिलीज होगा। तो क्या हुआ, लड़ाई क्यों हुई है तमिलनाडु और सेंटर के बीच में। सेंटर कह रहा है कि आप एमओयू साइन करिए, है ना, जो हमारा जो पॉलिसी है हमारी समग्र शिक्षा अभियान की, उसके तहत अगर आपको फंड लेना है। समग्र शिक्षा करता क्या है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है फॉर स्कूल एजुकेशन फ्रॉम नर्सरी से लेके 12वीं तक के लिए, नर्सरी से लेके 12वीं तक के लिए ये है। अब इसमें अगर मैं बताया कॉन्करेंट है, तो सेंटर भी स्कीम बना रहा है, स्टेट भी बना रहा है। तो सेंटर का जो स्कीम है, सेंटर कह रहा है कि अगर आप इसको लेना चाह रहे हो तो एमओयू साइन करिए, मिनिस्ट्री मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करिए, और जो जो कंडीशन उसको फॉलो करिए, तब फंड रिलीज किया जाएगा। तमिलनाडु कह रहा है कि भैया हम फंड, वो पूरी टेक्निकलिटीज को मान के अगर फंड दोगे तो हम उसको नहीं मानते। हमको लगता है कि हम अपना, हम भी स्टेट है, हम भी सक्षम है लॉ कानून बनाने के लिए, तो हमको आज़ादी मिलना चाहिए कि आप हमको फंड दीजिए, बाकी हम भी सक्षम है पॉलिसी बना के उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और हमने ऑलरेडी बनाया है, हम अपने पॉलिसी की सबसे उसको रन करेंगे। पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि नहीं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना, और उसके तहत हमने एमओयू बनाया है, बाकी सब स्टेट ने कर लिया है, आपको भी कर लोगे तभी वो फंडिंग रिलीज होगा। बस तमिलनाडु गवर्नमेंट का ये कहना है कि स्कीम के साथ फंडिंग को नहीं रोकना चाहिए, ऐसा तमिलनाडु गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट है ना। अभी दूसरा बड़ा प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट, आपको पता होगा 3 लैंग्वेजेस फार्मूला। मैं काफ़ी बार ये बताता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, 3 लैंग्वेजेस फार्मूला। अगर आप किसी भी स्टेट में होंगे तो आपने देखा हो, ऐसे कुछ लोग अगर महाराष्ट्र के होंगे तो पता होगा इंग्लिश भी पढ़ना पड़ता है, हिंदी भी पढ़ना पड़ता है, और मराठी भी पढ़ाते हैं। और अदर स्टेट के अगर आप होंगे तो आपको पता होगा इंग्लिश, हिंदी, या फिर लोग संस्कृत भी पढ़ाते हैं बहुत सारे स्कूलों में, संस्कृत। अभी वही तमिलनाडु में अगर आप जाके देखेंगे तो 3 लैंग्वेज फार्मूला है इंडिया के अंदर, उनको फॉलो करना पड़ेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर मदर टंग की भी बात होती है। तो क्या हो रहा है, अभी तमिलनाडु बोल रहा है कि तमिलनाडु में आपको पता है हिंदी से तमिलनाडु का पॉलिटिक्स अलग है, द्रविडियन पॉलिटिक्स थोड़ी अलग है। तो तमिल और इंग्लिश पे जोर देना चाहते हैं वो लोग। तो यही कन्फ्लिक्ट है स्टूडेंट, ये थोड़ा पॉलिटिक्स आ जाती है हमेशा इंडिया में, हमारे गवर्नेंस में। पॉलिटिकली भी स्कीम को अप्रोप्रिएट होना बहुत जरूरी है इंडिया के अंदर। पॉलिटिकल चीजें पहले पूरी होंगी तभी स्कीम लॉन्च होगी, ऐसा भी है हमारे देश में, है ना। तो इस एंगल से आपको देखना चाहिए। बाकी इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वो भी पढ़ाना चाहिए, है ना। आपको पता ही है आज क्या है, इंग्लिश का इंपॉर्टेंस तो है ही, डेफिनेटली है। हिंदी का भी होना चाहिए, नेशनल इंटीग्रेशन में भी काम करेगा। और 3 लैंग्वेज तो बेस्ट है ना। आप हिंदी पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, और अपना जो ओरिजिनल है वो भी पढ़ते रहिए। अभी बात चलती है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की भी बात चल रही है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाएंगे। तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस में ये पाया गया कि ऑल इंडिया जुडिशियल अगर बना दिया जाएगा तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी समझ के कोई केरला का कैंडिडेट है, हिमाचल में पोस्टिंग हो गया, तो कभी मलयाली जानता है बंदा, कभी बोला ही नहीं है हिंदी, पर अगर वहाँ 3 लैंग्वेज फार्मूला होगा, हिंदी पढ़ा होगा तो जान कर तो पाएगा। तो हिंदी का भी इंपॉर्टेंस है ना, हिंदी का भी है, इंग्लिश का भी है, और रीजनल लैंग्वेज का भी है। तो ये तीनों 3 लैंग्वेज फार्मूला इसलिए बनाया गया है। पर क्या तमिलनाडु रिजेक्ट्स द एनएपी रिक्वायरमेंट फॉर टीचिंग 3 लैंग्वेजेस, प्रीफरिंग इट्स ओन 2 लैंग्वेज फार्मूला। तो पॉलिटिक्स आ गई, ये प्रॉब्लम है। पर हमें आया है, ब्रीफली पता होना चाहिए। समग्र शिक्षा अभियान ये इंपॉर्टेंट है, पता होना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बिल्कुल पढ़ना चाहिए। ये अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना चाहिए, है ना। उसको भी देख लेना चाहिए एक बार। नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज के हिसाब से मदर लैंग्वेज में भी शिक्षण होना चाहिए,
तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की ब्रीफ जाके देखना चाहिए क्या क्या कहा गया है ना। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, आपको पता ही होगा कि गोल्ड टाइड्स लिफ्ट इंपोर्ट्स टू गोल्ड टाइड लिफ्ट्स इंपोर्ट्स टू रिकॉर्ड्स, है ना। अभी क्या हो रहा है स्टूडेंट, आपको पता होगा कि हमारे देश में ना गोल्ड, अब गोल्ड का रिसोर्स तो इंडिया में है नहीं, बाहर से आता है। अब जब बाहर से गोल्ड लाओगे तो डेफिनेटली पैसा देना पड़ जाएगा, मतलब आपको फॉरेक्स फिर खर्च करना पड़ेगा, फॉरेक्स। अब क्या है, जब गोल्ड कोई देश में खरीद के लेके आएगा तो या तो उसको शरीर पे पहन के घूमेगा या लॉकर में छुपा के रखेगा, है ना। तो इससे क्या हुआ, आप समझ के चलिए, आप मान लीजिए मैंने $1,000 का गोल्ड खरीद लिया और उसको लाके लॉकर में रख दिया, तो इतना पैसा तो सर्कुलेशन से बाहर हो गया ना, ये पैसा तो सर्कुलेशन से बाहर हो गया ना मार्केट से, है ना। अभी यही पैसा कहीं बिजनेस करने में लगता, प्रॉपर्टी खरीदने में लगता तो फायदा होता, पर इसको $1,000 तो मैंने जो इंपोर्ट से आया है तो मैंने सरकार को टैक्स भर दिया, और जहाँ जहाँ से गोल्ड आया तो उसको $1,000 दे दिए, और ये लाके मैंने लॉकर में रख दिया। तो गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाता है। पर क्या है, जिस देश में इलिटरेसी ज़्यादा हो और गोल्ड से काफ़ी प्यार हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के और तरीके पता नहीं है लोगों को, तो गोल्ड खरीद लो, पैसा आया गोल्ड खरीद लो, गोल्ड खरीद के रख लो, घर में काम आएगा, वो एक तरीका है। फाइनेंशियल इलिटरेसी है तो ये दिक्कत है। दूसरा, गोल्ड का डिमांड है, वेडिंग सीजन होता है तो काफ़ी गोल्ड खरीदना चाहते हैं। वेडिंग सीजन में इंडिया में आपको पता ही है, औरतों को पूरा, लड़कियों में गोल्ड सोना खूब पहना जाता है ना, तो वो भी है। गोल्ड लवर्स हैं इंडिया में, गोल्ड पहनने का बहुत शौक रखते हैं, ऐसे भी लोग हैं, तो ये है। तो वेडिंग में काफ़ी गोल्ड आ जाता है, वो भी बढ़ा देता है इंपोर्ट इंडिया में। फिर बताया फाइनेंशियल लिटरेसी है, लोग शेयर और बाकी ट्रेडिंग चीज़ों में पैसा नहीं लगा पा के, पैसा आया सोना खरीद लो, ये भी होता है। पर इससे क्या हो रहा है, देश का फॉरेक्स तो खर्च हो रहा है ना, और इंपोर्ट बढ़ रहा है, तो उतना पैसा अब डॉलर में देना पड़ेगा, है ना, देश को बाहर भेजना पड़ेगा उतना पैसा दोबारा। तो ये न्यूज़ में आया था। तीसरी चीज़ क्या है स्टूडेंट, बीच में ना इंपोर्ट में गोल्ड ड्यूटी, जो इंपोर्ट के करने से जो गोल्ड ड्यूटी भी होती थी इंपोर्ट पे, वो भी सरकार ने 12 से 6 पे ले आई, 15 से 6 पे, 15% से 6 पे ले आया। तो इससे भी क्या हुआ, इंपोर्ट बढ़ गया। वेडिंग सीजन है, मैंने बताया फाइनेंशियल लिटरेसी है, लोग सोना पहनना पसंद करते हैं, फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं। इंडिया में आपने अगर देखा होगा तो बहुत गोल्ड को रोकने के लिए भी इंडिया में बहुत सारे स्कीम्स चलाए गए, पर कोई भी स्कीम उतना पॉपुलर हो नहीं पाया, है ना। तो अगर आप देखोगे, द इंडिया गुड एक्सपोर्ट श्रैंक, तो while the import bill rose to 3.3% to an all-time high of 64.36 billion. अब आप समझ के चलिए, fueled by doubling in gold imports to record 10 billions, 10 बिलियन, है ना। देखिए अब 10 बिलियन का गोल्ड, तो 10 बिलियन तो गया ना, तो 10 बिलियन को आप करोड़ों से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 बिलियन डॉलर्स को करोड़ का हिसाब निकाल के देखिए, आपको पता चलेगा कितना रुपया है। उतना पैसा गोल्ड का गया, मतलब फॉरेक्स गया अपना बाहर। तो ये न्यूज़ में इसलिए आया था। पर हमारे जो सेक्रेटरी, इनका ये कहना है कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, हाई ग्रोथ कंट्री है, तो इससे इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। टू द एक्सटेंट देयर इज नो फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि आपको पता है हमारा ट्रेड भी अच्छा है, हमारे फॉरेक्स भी है, इंडिया का अच्छा फॉरेक्स भी है। तो इनका ये कहना था कि इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी है, जिसके पास फॉरेक्स भी ठीक ठाक है, तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। पर मैंने आप गोल्ड इंपोर्ट से बेसिकली चैलेंज किया है स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल में मैंने आपको मोटे मोटे तौर पे तो बता ही दिया है, ठीक है। अब आते हैं ये रिटर्न ऑफ द हार्डलाइनर्स, हिफाजत इस्लाम। अभी क्या हुआ है स्टूडेंट, मैं आपको बहुत ब्रीफली बता दूं क्या हो रहा है। आपको पता ही, अभी शेख हसीना आउट ऑफ पावर चली गई है। अब क्या है, ये अवामी लीग से थी, ठीक है, और अभी क्या आ गया, बीएनपी आ गया है, मोहम्मद यूनिस का। अब आपको पता ही है, शेख हसीना प्रो इंडियन थी, ये एंटी इंडियन माना जा रहा है इन लोगों को, है ना। और इसमें क्या हुआ, जो हिफाजत इस्लाम है ना, ये वहाँ के हार्ड लाइनर्स हैं, है ना। तो पहला कैसा है, शेख हसीना के रूल में टाइम पे भी क्या हुआ था, जब क्या हुआ क्या, जब 2000 हमारे, जब इसमें क्या हुआ था, जब बांग्लादेश की जो शेख हसीना पावर में थी,
उन्होंने भी इन हार्डलाइनर्स को अपने गवर्नमेंट में प्लेकेट करने की कोशिश की थी, उनको भी कुछ पोस्ट दर्जा दे के बिठा के अपने साथ रखा था, ठीक है, उनको अपीस करना पड़ा था। तो अब क्या हुआ है, अब जबकि बीएनपी पावर में वापस आ गया है तो हार्डलाइनर्स अब बहुत मजबूत हो गए हैं। तो मोहम्मद यूनुस को भी क्या हुआ है, जो जमाते इस्लाम जो वहाँ का था बांग्लादेश का, पहली बात तो उन्होंने उसके ऊपर बैन था वो हटा दिया। अब क्या हुआ था, है ना, जो हमारे मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री जो हमारे हैं वो बंगाल के ना दौरे पे गए थे। वो प्रधानमंत्री बनने के बाद बंगाल के दौरे पे गए थे। तो जो हिफाजत इस्लाम है उन्होंने वहाँ पे मैसिव प्रोटेस्ट किया था कि जो इंडिया में आप जो राइट विंग का राइज है, जो इंडिया में माइनॉरिटीज के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उसको लेके एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट उन्होंने ढाका में भी किया था, ये हिफाजत इस्लाम ने। तो वो क्यों, उन्होंने उनका ये कहना था कि जो इंडिया के अंदर जो मोदी गवर्नमेंट है वो माइनॉरिटी के खिलाफ अत्याचार कर रही है। तो इस एंगल से उन्होंने वहां पे भी प्रोटेस्ट किया था। तो उसके बाद क्या होता, शेख हसीना ने उनके मेंबर्स पे एक्शन लिया था, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया था, है ना, क्योंकि शेख हसीना आपको मानते ही प्रो इंडियन माना ही जाता था। तो यही सब तो एक्विजिशन लगे थे, जो आप इतना जो पूरा सिचुएशन बॉइल होकर यहाँ पे कैसा आया, यही सब है। तो अभी क्या हो रहा है, देखिए अभी क्या होता है, जो राइट विंग फंडामेंटलिस्ट हैं बांग्लादेश में भी हैं, आपको पता ही है, पहले ये तो पाकिस्तानी था। तो जब पाकिस्तान का आज हालत देख लीजिए तो बांग्लादेश भी तो पाकिस्तानी तो था। तो आज मिलिट्री और सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन में इतना जो गैप होना चाहिए वो है क्यों नहीं। आज इंडिया में आप देखोगे तो मिलिट्री बिल्कुल सिविलियन गवर्नमेंट के अंदर है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, गवर्नमेंट के अंडर है, पर वहां पे आप देखोगे मिलिट्री कुप क्यों कर देती है सरकार को, क्योंकि पाकिस्तान में क्या हालत है वही तो यहाँ पे भी है। आज शेख हसीना को भागना क्यों पड़ गया, आर्मी से तो भागना पड़ा था। तो आप ये देखोगे वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट तो दिख रहा है, पर इसके पहले आप देखिए पूरा बीएनपी का राइज क्या है, मिलिट्री कूप से ही तो हुआ है सब। आप जिया उल रहमान के बारे में आप जाके इनके बारे में पढ़िए, मुजीबुर रहमान के बारे में पढ़ना, मुजीबुर रहमान और जिया उल रहमान, ठीक है। जिया उल रहमान है ये बीएनपी से रिलेटेड है, ठीक है, और मुजीबुर रहमान जो हैं वो आपके शेख हसीना के फादर हैं, ये ही इज रिलेटेड विद अवामी लीग, ठीक है। तो जिया उल रहमान क्या था, ही वाज अ आर्मी ऑफिसर, मुजीबुर रहमान को हटा के ही बिकेम दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, और वो लड़ाई अब तक चली आ रही है। तो मैं बता रहा हूँ जैसे सिविल और मिलिट्री एडमिशन का उनका हिसाब किताब सही है नहीं, पाकिस्तान से उनको मिला है विरासत में। और दूसरी बात क्या है, जब हम ये जो हिफाजत इस्लाम अभी जब शेख हसीना चली गई है तो हिफाजत इस्लाम फिर से राइज में आ गया है, हमारा नेबर है तो हमें पता होना चाहिए। और जब हमारे प्रधानमंत्री वहाँ गए थे तो वहाँ पे भी बहुत मैसिव प्रोटेस्ट इन्होंने हिफाजत इस्लाम ने किया था, उसके बाद शेख हसीना ने एक्शन लिया था। पर अभी मोहम्मद यूनुस आ गए हैं दोबारा, तो मोहम्मद यूनुस ने क्या किया, जमाते इस्लाम को बैन जो था वो हटा दिया, है ना, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या हुआ है, जमाते इस्लाम को उन्होंने हटा दिया, दूसरी चीज़ क्या हुई है, ये जो जमाते इस्लाम है और जो हिफाजत इस्लाम है ना, ये प्रोटेक्टर ऑफ इस्लाम, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट्स, इनकी फंडिंग जो आती है सऊदी अरेबिया के जो सलाफी वहाइज़म इस्लामिस्ट जो एक सलाफी वहाबी इस्लामिस्ट जो एक विचारधारा है सऊदी अरेबिया की, वहाँ से फंडिंग होती है इन लोगों को, हिफाजत इस्लाम और जमात इस्लामियों को। तो ये आर्टिकल हमें हमारे पड़ोसी का नेशन का एक इवॉल्विंग इशू है, तो इस एंगल से हमें इसको देखना चाहिए, समझना चाहिए, है ना। तो ये था स्टूडेंट जो ब्रीफली मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे। आइए अब आगे बढ़ते हैं, 3-4 आर्टिकल्स और रह गए हैं, फटाफट खत्म करेंगे इसको। एक तो आ जाते हैं कि एक तो इंडस वाटर ट्रीटी है ना। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो एक परमानेंट इंडस कम्युनिकेशन था, जो परमानेंट
इंडस कमीशन था। अभी आप देखिए इसके लिए स्टूडेंट ना 1960 का एक इंडस वाटर ट्रीटी आपको जाके देखना चाहिए। 1960 वाला इंडस वाटर ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना चाहिए। इसमें क्या हुआ था, एक परमानेंट इंडस कमीशन बना था जिसमें दोनों सरकारें आके बैठ के डिस्कस करती थी वाटर के बारे में। और ये किस लिए इंपॉर्टेंट था, 6 हिमालयन रिवर का जो पानी का जो विभाजन है वो किस तरीके से होगा, वो इंडस वाटर ट्रीटी के थ्रू होता था, है ना। और उसमें जो भी डिफरेंस रहते थे कि रिवर वाटर शेयरिंग और उसमें कोई हाइडल प्रोजेक्ट्स अगर आप बना रहे हो उसके बारे में ये चलती थी। लड़ाई झगड़े बहुत हुए इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तभी भी इंडस ट्रीटी बिल्कुल चल रही थी। बट अभी लेटली क्या हुआ है, अभी लेटली यहाँ पे प्रॉब्लम है। अभी क्या हो रहा है, जो आखिरी मीटिंग हुई थी, आपको पता है इंडिया पाकिस्तान में बातचीत अभी हो नहीं रही है, फिर भी मीटिंग को ट्रीटी को मान के काम कराया जा रहा है। पर अभी लेटली क्या हुआ है, लास्ट मीटिंग 2022 है ना, जो लास्ट मीटिंग थी वो 2 मई 2022 में हुई थी। सिंस जनवरी 2023 इंडिया हैज रिटन 4 times टू पाकिस्तान टू इनिशिएट टॉक्स ऑन रिवाइजिंग द ट्रीटी बट नॉट रिसीव्ड एन सेटिस्फैक्ट्री रेस्पॉन्स। अभी गवर्नमेंट क्या सोच रही है, इस ट्रीटी को चेंज करेगी, है ना। और गवर्नमेंट ने पिछली मीटिंग जो मई 2022 में हुआ था उसके बाद से गवर्नमेंट ने ट्रीटी को रिवाइज करने के लिए पाकिस्तान को लेटर लिखा है, पर पाकिस्तान इसमें कोई रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इसलिए न्यूज़ में आया था। ये हमें समझ में आना चाहिए, इंडिया पाकिस्तान के एंगल से ये ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जाके आपको थोड़ा डिटेल में देखना चाहिए और समझना चाहिए। 1960 की ये हुई थी, 6 हिमालयन रिवर्स के बारे में है। अब कौन कौन सी रिवर है उसको आपको एक बार देखना चाहिए। और गवर्नमेंट लेट मीटिंग जो इसके अंदर हुई, परमानेंट इंडस कमीशन बना था, उसके अंदर 6 लास्ट मीटिंग मई 2022 में हुई थी। जनवरी 2023 से गवर्नमेंट लेटर लिख रही है, पर पाकिस्तान गवर्नमेंट इस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इसलिए न्यूज़ में आया है, आपको एक बार देखना चाहिए। अब आते हैं स्टूडेंट, ये ट्राइबल हाउसेस को होम स्टे बना के टूरिज्म फैलाने के लिए जो नागालैंड गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने 5 लाख देगी एक ट्राइबल हाउसिंग को। किस में देगी, मिनिस्ट्री की जो स्वदेश दर्शन स्कीम है, यहाँ पे स्वदेश दर्शन स्कीम इंपॉर्टेंट है ना। और इसके अलावा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत पीएम जुगा स्कीम, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, है ना। इसमें भी ये लोग क्या किया जाएगा, जो ये प्रधानमंत्री जो पीएम जुगा स्कीम और जो स्वदेश दर्शन स्कीम है, इसके अंदर क्या किया जाएगा स्टूडेंट, आपको पता ही है, हमारे बॉर्डर क्षेत्र में डेवलपमेंट होना चाहिए, ट्राइबल एरियाज में डेवलपमेंट होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ट्राइबल के उद्धार के लिए क्या किया है, शेड्यूल ट्राइब्स के प्रोग्रेस के लिए क्या किया गया है, पीएम जुगा स्कीम के अंदर हर ट्राइबल को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, जहाँ पे वो अपने घर को लोग डेवलप करके होम स्टे बनाएंगे, जहाँ पर टूरिज्म फैलेगा। उससे क्या होगा, ट्राइबल्स के हाथ में पैसा जाएगा और डेवलपमेंट जाएगा। तो ये एक स्कीम था। तो आपको स्टूडेंट स्वदेश भारत दर्शन स्कीम देखना चाहिए और प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के एंगल से इस स्कीम को देखना चाहिए, है ना। कहीं भी पूछेगा तो बताना आना चाहिए। SC/ST के उद्धार के लिए क्या कर रही है सरकार, SC/ST के लिए तो बताना आना चाहिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या एक मिनट देखते, एक आया था, सेंटर में आर्ग्यू ऑन लॉ इफ इट डज नॉट रिस्पॉन्स टू प्ली ऑन मैरिटल रेप। अभी आपको पता ही होगा कि स्टूडेंट मैरिटल जो रेप है, मैरिटल रेप है कि क्या, एक लड़की है, एक समझ के लिए एक शादीशुदा औरत है, वो अपने विवाद, एक शादीशुदा औरत अपने पति पे ये कभी भी ब्लेम नहीं लगा सकती है कि मेरा रेप किया है मेरे पति ने। क्योंकि इंडिया में क्या होता है, जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसके अनुसार क्या होता है, जो शादी के बाद लड़की जब शादी करती है तो एक ही टाइम में अपने कंसेंसस दे देती है वो पति को, उसको दोबारा कंसेंसस देने की ज़रूरत नहीं होती है। इंडिया में मैरिज को एक साइंटिफाइड रिलेशनशिप माना जाता है, वो एग्रीमेंट नहीं माना जाता है हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से। इसीलिए इंडिया के अंदर अभी भी सरकार ने मैरिटल रेप को मानने से इनकार किया है। सरकार का ये मानना है कि मैरिटल रेप को अगर हम रेप मानने लग जाएंगे तो उससे क्या होगा, तमाम तकलीफें हमारे समाज में आएंगी। इंडिया के अंदर शादी का जो मतलब है वो बहुत अलग है, तो इसलिए गवर्नमेंट मैरिटल रेप के बारे में कुछ बोलना नहीं चाह रही है या उसको एक क्राइम घोषित नहीं कर रही है, ठीक है। अभी क्या है देखिए स्टूडेंट, पर क्या हुआ है, कुछ जो हाई कोर्ट्स हैं, जैसे कि हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका और हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। अभी हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका ने क्या बोल दिया है कि रेप तो रेप है, क्राइम तो क्राइम है।
अगर औरत के साथ अगर शोषण हुआ है तभी औरत कंप्लेंट करने आएगी अपने पति के खिलाफ, ऐसे तो आएगी ही नहीं। तो क्या कर्नाटका ने ये कह दिया है कि, है ना, अगर फोर्सफुली हुआ है किसी औरत का शोषण तो वो रेप कहलाएगा, चाहे वो पति हो या कोई और हो। तो कर्नाटका ने एक अलग जजमेंट दे दिया है ना। हाई कोर्ट ने स्प्लिट वर्डिक्ट दे दिया है। हाई कोर्ट कह रहा है, कर्नाटका ने ऐसे कर दिया। अब दिल्ली हाई कोर्ट में क्या हुआ, एक जज साहब कह रहे हैं कि, एक का ये कहना है कि भाई ये रेप है, दूसरे ये कह रहे हैं कि हम लेजिस्लेटर, जो लेजिस्लेशन है, जो पार्लियामेंट का काम है, वो कोर्ट नहीं करना चाहिए। तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि ये रेप है या नहीं है, कानून बनाएगा इसके ऊपर। हम नहीं बना सकते, हमारा डोमेन नहीं है। आपको पता होना चाहिए, जुडिशियल ओवररीच भी एक चीज होता है, जुडिशियल ओवररीच, इसके बारे में पढ़ना। जुडिशियल ओवररीच, स्टेट कोर्ट का काम क्या है, बनाए हुए कानून को सिर्फ देखना सही है या गलत है। कानून बनाना काम तो नहीं है ना, पर जब कोर्ट भी कानून बनाने लगे तो उसको जुडिशियल ओवररीच कहते हैं, जुडिशियल ओवररीच। ठीक है, इसको भी आप जाके पढ़ो। और दिल्ली में क्या हुआ, एक जज ने बोल दिया कि ये रेप है, दूसरे स्प्लिट वर्डिक्ट आया, दूसरे क्या कह रहे हैं कि नहीं ये हमारा डोमेन नहीं है, हमें नहीं कानून बनाना चाहिए, वो पार्लियामेंट में छोड़ देना चाहिए। तो और मैरिटल रेप में अगर आपको पता होगा, जस्टिस वर्मा कमेटी आई थी, जस्टिस वर्मा कमेटी। जब ये इंडिया में जो निर्भया कांड आया था, जब निर्भया केस आया था, पॉपुलर हुआ तो जस्टिस वर्मा कमेटी बनाई गई थी। उस टाइम जस्टिस वर्मा कमेटी ने भी ये कहा था कि रेप तो रेप है, चाहे पति कर रहा है या कोई और कर रहा है, वो रेप ही माना जाना चाहिए। पर गवर्नमेंट ने उस टाइम भी इसको माना नहीं था, मैरिटल रेप को रेप नहीं माना था, और अभी भी गवर्नमेंट ने इसको नहीं माना है ना, है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो सेक्शन, जो पुराना आईपीसी के अंदर सेक्शन 375 धारा थी, उसका जो एक्सेप्शन था, दूसरा एक्सेप्शन क्या कहता था, वो उसने डीक्रिमिनलाइज्ड कर दिया था मैरिटल रेप को। पर इसीलिए ये न्यूज में आया है स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, औरतों के खिलाफ काफी क्राइम्स हो रहा है। दिस कैन ऑल्सो बी ए क्वेश्चन, इफ नॉट इन पेपर 2 देन मे बी इन इंटरव्यू, है ना। तो पता होना चाहिए मैरिटल रेप का क्या स्टेटस है इंडिया में, पता होना चाहिए। तो ये है स्टेटस। अभी भी मैरिटल रेप नहीं माना जाता है, ठीक है, मैरिटल रेप नहीं माना जाता इंडिया के अंदर। और क्यों नहीं माना जाता वो मैंने आपको बता दिया। और कर्नाटका गवर्नमेंट ने, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि रेप तो रेप होगा। दिल्ली में स्प्लिट वर्डिक्ट आया, एक जज कह रहा है कि होगा, दूसरा कह रहा है नहीं होगा, इसलिए न्यूज में आया। तो गवर्नमेंट, जस्टिस वर्मा कमेटी भी नहीं थी, उन्होंने बोला था कि घोषित कर देना चाहिए। गवर्नमेंट का भी है कि गवर्नमेंट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को लग रहा है इतना सोसाइटी में क्योटिक सिचुएशन आएगा, बहुत लिटिगेशन बढ़ जाएगा, तमाम प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए गवर्नमेंट नहीं करना चाह रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। साइमल्टेनियस इलेक्शंस पोल्स गेट यूनिट्स कैबिनेट नोट। अब आपको पता ही है, जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद, उन्होंने उनका एक कमेटी की गठन की गई ये देखने के लिए कि इंडिया में साइमल्टेनियस पोल कराना चाहिए सेंटर और स्टेट के लिए। आपको पता है ईसीआई करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना हुआ है पोल्स करवाने के लिए। साइमल्टेनियस करवाने से क्या होगा, अब ऑपोजिशन कह रहा है कि ये तो गलत स्टेप हो गया, अब सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि ये तो अच्छा स्टेप है। तो हमें ऐसे एस्पिरेंट पता होना चाहिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। देखिए कैसा है, अगर साइमल्टेनियस होने लग जाएगा, आपको पता है, पहले बात पता चलना चाहिए कि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत डाइवर्स कंट्री है बहुत। दूसरी चीज, सेंटर का प्रॉब्लम अलग है, स्टेट्स का प्रॉब्लम अलग है। सेंटर के प्रेसिंग इश्यूज अलग हो सकते हैं, स्टेट के अलग हो सकते हैं। बड़ा देश है तो कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है ना। दूसरा प्रॉब्लम मैंने बताया, डाइवर्स कंट्री है, सेंटर एंड स्टेट का अलग प्रॉब्लम है, अलग जरूरतें हैं। तीसरा क्या है, यूनिक डिमांड है हर स्टेट की, यूनिक नेसेसिटी होता है हर स्टेट का, है ना। और चौथा क्या है कि जैसे मैंने बताया आपको, हम एक डाइवर्स नेशन है, सेंटर एंड स्टेट के अलग प्रॉब्लम्स हैं, हर एक स्टेट का अलग डिमांड होता है। और लास्टली स्टूडेंट, आपको पता होगा सिटीजन्स के पास आखिरी पावर क्या है, वोट करने का ही तो है, वोट करने का ही तो पावर है मेन। सिटीजन्स के पावर रखे, वोट लेने के बाद तो सब नेता 5 साल के लिए गायब है ना। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन से होगा क्या,
पहली बात क्या होगा, देखिए जो हमेशा इलेक्शन चल रहे हैं, काफ़ी गवर्नेंस बैक साइड चली जाता है, गवर्नेंस बैक साइड जाता है ना, गवर्नेंस बैक साइड चली जाता है। बहुत सारा फंडिंग होता रहता है, फंडिंग बहुत मैसिव एक्सरसाइज होता है ये गवर्नेंस, मतलब आप मान के चलिए मैन पावर एंड मनी का, मनी एंड मैन पावर आपको पता होना चाहिए कितना रिसोर्सेज, टीचर से लेके पूरा गवर्नमेंट ऑफिसर्स को लेके पूरा पुलिस पब्लिक फोर्स सब चीज़ें लगी रहती हैं इलेक्शन कंडक्ट कराने में इंडिया के लिए। तो क्या होता है, गवर्नेंस बैक स्टेज चली जाता है, इतना मनी और गवर्नमेंट का स्ट्रेंथ पूरा उसमें झोंकना पड़ता है। और कई बार क्या होता है, आपको पता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, सरकार कोई स्कीम लॉन्च नहीं कर सकती, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये बात नहीं कर सकते, वो बात नहीं कर सकते। तो पूरा साल अगर इलेक्शन पे ही लगे रहेंगे कि यहाँ का इलेक्शन खत्म हुआ वहाँ का चालू हो गया, यहाँ का खत्म हुआ वहाँ का चालू हो गया, तो उसको टैकल करने के लिए गवर्नेंस में इंप्रूवमेंट आए, मनी और मैन का अच्छा यूटिलाइजेशन हो, है ना, और सरकार केवल ये पॉलिटिक्स और इनके पीछे ही ना लगे रहे, मेन मुद्दों पे भी काम हो। ये सब जो एंगल को देख के गवर्नमेंट का कहना है साइमल्टेनियस इलेक्शन इसका फायदा करेगा। पर विपरीत में अगर उसके ही ऑपोजिशन में आप देखें तो कभी कभी क्या होता है, नेशनल मुद्दे ही इतने हाइलाइट हो जाते हैं कि स्टेट का मुद्दा ही दब जाएगा। स्टेट का मुद्दा तो पिक्चर में आएगा ही नहीं। हो सकता है केरला में अभी नेशनल डिजास्टर से लड़ने की बहुत बड़ी समस्या होगी उधर, पर क्या हुआ, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो गई, अब नेशनल मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि स्टेट का मुद्दा ही साइडलाइन हो गया, है ना। तो क्या होता है, इतना बड़ा देश है, इतना डाइवर्स कंट्री में जो लोकल इश्यू, रीजनल इश्यूज हैं उस पर भी फोकस होना चाहिए। स्टेट पॉलिटिक्स ही पूरे स्टेट में भी घुस जाएगी तो स्टेट का तो गवर्नेंस भी पीछे चली जाएगा, है ना, वहां के मुद्दे भी बैक साइड हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरी बात, सिटीजन के पास पावर है क्या, वोटिंग तो पावर है ना। अब वो एक बार बार होगा तो सरकार चेक में रहेगी। अगर सरकार समझ लीजिए मनमानी करने लग गई तो लोग क्या करेंगे, अगले ही इलेक्शन में स्टेट इलेक्शन होगा वहां हरा देंगे और सरकार को दिखा देंगे कि भैया तुम सही नहीं चल रहे हो, सरकार को ऐसे नहीं ऐसा चलाओ। अगर समझ के चले सेंटर में, अगर सेंटर के भी कोई समझिए सेंटर का इलेक्शन हुआ, सेंटर ने 1 साल काम किया, 1 साल कम करते ही किसी समझ लिए कोई भी स्टेट में इलेक्शन आ गया, समझ के चलिए एमपी में इलेक्शन आ गया और सरकार को स्टेट इलेक्शन में ही उस पार्टी को, लोगों को लगा सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ऑथोरिटेटिव हो गई है, सही से काम नहीं कर रही है, और एमपी में क्या किया, गवर्नमेंट को लोगों ने उस पार्टी को हरा दिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की आंख तो खुलेगी ना कि भैया लोग मेरी पॉलिसी को पसंद नहीं कर रहे हैं, है ना। तो सिटीजन एक चेक बना सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ऐसा। पर अगर साइमल्टेनियस हो गया तो 5 साल के लिए गया, अब सब कुछ गया। तो सिटीजन का जो पावर है वो कहीं ना कहीं डिमिनिश होगा, पहला। दूसरा, नेशनल मुद्दे स्टेट मुद्दे अलग होंगे, है ना। तो अगर जब साइमल्टेनियस होगा तो नेशनल मुद्दों पर ही पॉलिटिक्स चलेगी, स्टेट मुद्दे तो पीछे गए। दूसरा बड़ा मुद्दा ये है ना। बाकी इतना बड़ा देश है, यूनिक डिमांड है, लोगों के अंदर एक ही वोटिंग का ही बहुत बड़ा पावर है, वो रहना चाहिए, है ना। तो पर गवर्नमेंट का है, गवर्नेंस को भी ठीक करना है। तो गवर्नेंस, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मनी पावर रिसोर्स, इतना बड़ा देश है, डेमोक्रेसी है, इसको चलाने के लिए तो पैसा लगेगा ही। गवर्नेंस एक इवॉल्विंग चीज है, ऐसा थोड़ी कि सामने इलेक्शन आ गया तो गवर्नेंस एकदम तेज हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो स्टूडेंट एज एन एस्पिरेंट हमें स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों पता होना चाहिए, है ना। तभी जाके आप अपने आंसर्स को बढ़िया आंसर्स बना के बता पाएंगे। पर गवर्नमेंट इस आइडिया से बहुत पॉपुलराइज करना चाह रही, बहुत इंप्रेस्ड है गवर्नमेंट इस आइडिया से। तो हमें एग्जाम्स में या इंटरव्यू में अपने आंसर्स को गवर्नमेंट के भी नज़रिए से देख के जवाब देना चाहिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। पर आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों पता होना चाहिए, जो मैंने बता दिया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं गवर्नमेंट टू फेंस द म्यांमार बॉर्डर। आपको पता है 1,643 किलोमीटर का बॉर्डर है। अब जो मणिपुर इशू जो हो रहा है, माना जा रहा है कि आपको पता ही है वहाँ पे तमाम इंसर्जेंसी ग्रुप है, NSCN के बारे में आप पढ़िए, उल्फा के बारे में पढ़िए, कुकीज़ो ग्रुप के बारे में आके पढ़िए।
ये सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो वहाँ पे आतंक फैलाते रहते हैं। तो अभी क्या है, फ्री 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 मूवमेंट रिजीम है, फ्री FMR। इसमें क्या होता है, 16 किलोमीटर म्यांमार से लोग इंडिया में घुस के घूम सकते हैं बिना किसी डॉक्यूमेंट के, 16 किलोमीटर अंडर आके घूम सकते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, इसी रिजीम का बेनिफिट ये NSCN इसाक, उसमें IIM करके भी है, इसाक मूविया, एक इसाक ग्रुप है, एक मूविया ग्रुप है, ये NSCN के यहाँ पे अगर आप देखोगे इसमें से कुछ फ्रेंडली है इंडिया के लिए, कुछ एनिमी है हमारे इसमें NSCN के अंदर। अल्फा क्या बनाना पड़ेगा क्योंकि जो अपने इंडिया में के ही लोग हैं। पर अभी क्या हो रहा है, जबकि मणिपुर में ऐसा इंसिडेंट हो रहा है तो वहाँ से लोग घुस रहे हैं, आर्म्स एम्यूनिशन सप्लाई हो रहा है, ड्रग सप्लाई हो रहा है, बाकी की चीज़ें चल रही हैं, और वो आके यहाँ पे मिस्क्रेंट यहाँ पे अटैक करके बाकी चीज़ें करके वापस भाग जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने ये प्लान किया है कि पूरा जो म्यांमार बॉर्डर है उसको सील किया जाएगा, है ना, अलॉन्ग द स्टेट ऑफ अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। तो आपको कौन से स्टेट से आ रहा है ये पता होना चाहिए, है ना, कितने किलोमीटर का बॉर्डर है वो पता होना चाहिए, फ्री मूवमेंट रिजिम क्या था जिसको स्क्रैप कर दिया गया है ये पता होना चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया 16 किलोमीटर से लोग अंदर आ सकते हैं। ये हमें नॉर्थ ईस्ट के एंगल से स्टूडेंट्स की न्यूज़ को देखना चाहिए, ठीक है। आइए, मेरे ख्याल में यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे क्या है, ये जो PM आशा स्कीम है, PM आशा स्कीम, इसके अंदर क्या 2-3 चीज़ें आपको पता है कि गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव था कि फार्मर का इनकम बढ़ाना है, ये था। तो इसके अंदर PM आशा के स्कीम के अंदर ना 3-4 चीज़ें थी, आपको मैं बता देता हूँ, है ना। प्राइस सपोर्ट स्कीम, सब स्कीम तो इसके अंदर की प्राइस सपोर्ट स्कीम। प्राइस सपोर्ट स्कीम का क्या है, जब मार्केट में किसी माल का भाव बहुत गिर जाएगा तो गवर्नमेंट उस टाइम वो फंडिंग से रिलीज करके वो पैसा कंपनसेट करेगी। पहला तो ये। दूसरा क्या था, प्राइस स्टेबलाइजेशन। अगर मार्केट में, वो बताया मैंने, स्टेबलाइज करेंगी, मार्केट में कोई चीज़ का दाम बहुत बढ़ गया तो स्टेबलाइज करेगी। और मार्केट इंटरवेंशन स्कीम था, है ना। प्राइस डिफिशिएट पेमेंट स्कीम भी एक था, और मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। तो ये जो PM आशा स्कीम है स्टूडेंट्स, है ना, इसको आपको एक बार देखना चाहिए। इसमें क्या है, PM आशा विल इंश्योर रिम्यूनरेटिव प्राइसेस टू फार्मर्स, कंट्रोल प्राइस वॉलेटिलिटी ऑफ एसेंशियल कमोडिटी टू बेनिफिट कंज्यूमर्स। इसका एक बैकग्राउंड स्टूडेंट आप जब के देखोगे ना, तो गवर्नमेंट ने बेसिकली बीच में ना फार्म लॉस बहुत चेंज करने की कोशिश की थी। गवर्नमेंट फार्मर्स की इनकम भी बढ़ाना को सोच रही थी। तो उस टाइम क्या था, गवर्नमेंट ने ये सारी स्कीम्स निकाली थी, PM आशा। इसके अंदर प्राइस सपोर्ट स्कीम, प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। इसमें क्या, फार्मर का और कंज्यूमर का दोनों इंटरेस्ट बचाने का सरकार ने सोचा था। तो प्राइस स्टेबलाइजेशन, आपको पता है, प्राइस स्टेबलाइज करेंगे तभी इन्फ्लेशन सही रहेगा, लोग खरीद पाएंगे ऐसी चीज़ों को। प्राइस सपोर्ट का मतलब क्या है, सही वाजिब दाम नहीं मिल रहा तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन करेगी। अगर मार्केट के अंदर कोई चीज़ की कमी है, सप्लाई नहीं हो पा रहा है, या उसका सप्लाई अच्छा नहीं है, या उसका प्रोडक्शन अच्छा नहीं है, तो मार्केट इंटरवेंशन करके सरकार प्रोक्योर करके लोगों में सप्लाई करेगी, है ना। और लास्ट में था कि द प्राइस डेफिशिएट पेमेंट डिफिशिट सिस्टम, प्राइस में अगर कमी आई, कटौती आई, तो सरकार वहाँ पे भी इंटरवेंशन करके करेगी। तो ये स्टूडेंट्स आपको ना उस एंगल से ये चीज़ को देखना चाहिए। और न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी, न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी भी एक स्कीम है, इसको भी देखना चाहिए। न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी, आपको पता ही है हमारे देश में NPK पता होगा, NPK फर्टिलाइजर्स हैं जो यूज़ होते हैं। इंडिया में क्या हो रहा है, बेसिकली NPK तीनों मिलना चाहिए सॉइल को, क्रॉप को। पर इंडिया में क्या है, फार्मर साइंटिफिक फार्मिंग हो नहीं रहा है, सब यूरिया पटक रहे हैं, रात यूरिया ही डाल रहे हैं, कुछ पता नहीं, खाद है डाल दो, खाद है डाल दो, यूरिया डाल रहे हैं। तो NPK तीनों लगता है ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आपका पोटेशियम। तो पर अब क्या हो रहा है, जबकि ये लाया ही इसीलिए गया, फॉस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर इसलिए लाया गया क्योंकि क्या होता था पहले, फर्टिलाइजर मतलब यूरिया डालते रहो। तो न्यूट्रिशन बेस इसलिए करना पड़ा कि सब्सिडी उस हिसाब से सब्सिडी दिया जाएगा ताकि बाकी भी चीज़ें लोग खरीदें, पता भी हो, सरकार का फंडिंग उसी पे ना चली जाए कि यूरिया में ही वेस्ट ना हो जाए। हाँ, तो गवर्नमेंट ने उसको रोकने के लिए, प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए सब्सिडी के और फर्टिलाइजर के भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए
ये न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी स्कीम लाया था, इसके बारे में भी थोड़ा आपको पढ़ना चाहिए। बाकी मैंने ये पीएम आशा के बारे में जो उसके अंदर सब स्कीम्स है मैंने आपको समझा दिया। और आप स्टूडेंट हैं, फार्मिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, कोई पूछेगा तो बताना आना चाहिए। पीएम आशा स्कीम है, इसके अंदर ये भी स्कीम्स होती हैं। बाकी मुझे लगता है स्टूडेंट यहाँ पे क्लियर है। आइए आज का एक लास्ट आर्टिकल है, लास्ट 2 आर्टिकल हैं, इस पर बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल ये। चाइना स्टॉप शॉर्ट ऑफ अफ्रीका डेप्थ रिलीफ एट इज प्लेजेस्ट मोर कैश एंड क्रेडिट। अभी क्या हो रहा है स्टूडेंट, इसमें आपको जो चीज़ एक देखने वाली बात है, चाइना ने ना अभी बहुत बड़ा, चाइना और अफ्रीका का, चाइना अफ्रीका का, मैं आपको अगर अफ्रीका की थोड़ी सी बात करूं, आपको पता चाहिए कि अफ्रीका ऑलमोस्ट एक सब कॉन्टिनेंट है, काफ़ी देश है उसके अंदर। और दूसरी बात, अफ्रीका ना फास्ट ग्रो कर रहा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग है, क्योंकि ये लोग भी अभी आज़ाद हुए हैं, कुछ साल हुआ है, वहाँ पे भी अभी डेमोग्राफी चेंज हो रही है तेज़ी से, पॉपुलेशन बढ़ रही है ना। तो अफ्रीका भी एक फास्ट ग्रोइंग ग्रुप ऑफ नेशंस है अफ्रीका। दूसरी चीज है ना, पहला तो ये हो गया, काफ़ी मिनरल रिच है, और क्योंकि डेवलपिंग है, फास्टली डेवलपिंग है, मिनरल रिच है, तो सारे इकोनॉमी है वो वहाँ की चेंज होगी, तो बहुत पैसा जनरेट होगा अफ्रीका में, तो हर कंट्री उसका फ़ायदा लेना चाहती है। और आपको पता है पैसा तो एक चीज़ है, फिर डिप्लोमेसी है, फिर पॉलिटिक्स है, फिर यूएन का मल्टीलैटरलिज्म है, हर जगह हमें हर देशों का, नेशन का ज़रूरत पड़ता है। तो अफ्रीका का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ रहा है, ये पहली चीज़। दूसरा, अभी अफ्रीका जब डेवलप हो रहा है तो अफ्रीका में हर कोई पैसा लगाना जाना चाह रहा है। इंडिया भी जाना चाह रहा है, यूरोप भी जाना चाह रहा है, यूएस भी जाना चाह रहा है, चाइना भी जाना चाह रहा है। तो अगर आपको पता होगा, अफ्रीका में सबसे बड़ा इन्वेस्टर अगर आज कोई है तो चाइना ही है। चाइना है, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज हैं, जीसीसी कंट्रीज हैं, गल्फ कॉरपोरेशन, जीसीसी कंट्रीज के बारे में आप जगह पढ़िएगा, गल्फ कॉरपोरेशन के बारे में आप जगह पढ़िए। जीसीसी कंट्रीज जो अफ्रीका के आसपास में, जो मिडिल ईस्ट में जो अरब स्टेट्स हैं, जीसीसी गल्फ कॉरपोरेशन, उसके बारे में आप जगह पढ़िए। यूरोप के बहुत सारी कंट्रीज अफ्रीका में खूब सारा पैसा लगा के बैठी हैं आज। इंडिया भी जाना चाह रहा है, इंडिया भी करना चाह रहा है। अब पर यहाँ पे आए हुए इंपॉर्टेंट क्या है, चाइना ने स्टूडेंट अभी लेटली, चाइना इंडियन ओशन में फैल रहा है, मिडिल ईस्ट में फैल रहा है, यूरोप में भी फैल चुका है। अब क्या है, चाइना ने अफ्रीका में $50 बिलियन देने की बात की है, $50 बिलियन क्रेडिट में और इन्वेस्टमेंट में, है ना। तो ये इस एंगल से इंपॉर्टेंट है न्यूज़। अब क्या है, पर क्या हुआ है आपको पता है, चाइना के साथ जब इन्वेस्टमेंट के साथ क्या जुड़ा हुआ है, डेप्थ ट्रैप जुड़ा हुआ है। तो क्या हुआ, ये सब अफ्रीका की छोटी छोटी कंट्रीज हैं, तो इनके पास फॉरेक्स तो है नहीं, डेवलपिंग अभी उठ रही हैं, फॉरेक्स है नहीं, तो चाइना इनको भी पैसा दे देता है, पर ये पैसा वापस लौटा नहीं पाते हैं, फंस जाते हैं, डेप्थ ट्रैप बन जाता है। कि चाइना अपने पोर्ट वोर्ट वहाँ पे बना लेता है, वहाँ की इकोनॉमी अपने कंट्रोल में कर लेता है। आज देखिए आप मॉरिशियस में, सॉरी मालदीव्स में भी तो यही हो रहा है। मालदीव्स का भी क्या हुआ था, लेटली भी न्यूज़ में आया था कि वो लोग डिफॉल्ट करने वाले हैं, आईएमएफ भी भाग रहे हैं, इंडिया से भी बात कर रहे हैं, चाइना भी बात कर रहा है। चाइना मेजर उनका फॉरेक्स प्रोवाइडर बन गया है, अभी चाइना उनको फंडिंग कर रहा है डेवलपमेंट के लिए। वैसे ही चाइना अफ्रीका में भी कर रहा है। अभी देखिए $50 बिलियन और दे रहा है, पर जो डेप्थ है ना, डेप्थ है बना हुआ, वो डेप्थ माफ नहीं किया है चाइना ने अभी तक। और चाइना ने ये जरूर कर दिया है कि मैं तुम्हारा जो कर्जा है माफ तो नहीं कर रहा हूं अभी, पर मैं तुमको $50 बिलियन और दे रहा हूं, तो $50 बिलियन इन्वेस्टमेंट में और दे रहा हूं, और ले लो मेरे से पैसा। पर जो डेप्थ है, जो कर्जा है, वो तो रहेगा आपके ऊपर, पर मैं $50 बिलियन और देता हूं आपको, बिजनेस बढ़ाओ, आप पैसा बढ़ाओ। तो देखना पड़ेगा, चलेगा स्टूडेंट, अपनी डिप्लोमेसी चाइना कितने बढ़िया तरीके से कर रहा है वर्ल्ड में, ये देखना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और इंडिया क्या चाह रहा है, इंडिया के बाद देखिए इतना बड़ा फॉरेक्स तो है नहीं चाइना जैसा, चाइना के लेवल का फॉरेक्स हमारे पास तो नहीं है, उतना डॉलर तो हम नहीं बांट सकते हैं। पर हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि चाइना वहाँ जा रहा है, चाइना एक एशियन जाइंट है, इंडिया भी एक एशियन जाइंट है, इंडिया का भी एक कैलिब्रे है, और डेमोक्रेसी है इंडिया की बहुत स्ट्रांग है। चाइना कम्युनिस्ट सरकार है, अफ्रीका में आप देखोगे तो डेमोक्रेसी कंट्री है, बहुत सारी है। तो इंडिया इज ऑल्सो रिलायबल पार्टनर। और इंडिया क्या बोल रहा है कि भैया हम डेप्थ ट्रैप तो नहीं बना रहे हैं, हम वहाँ पे एक्चुअल डेवलपमेंट चाहते हैं। तो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट वहाँ पे कल्चरल रूट्स, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, है ना, और साथ में
एक्चुअल कोर डेवलपमेंट हो अफ्रीका का विदाउट ड्रेप ट्रैप बनाए हुए, उस अप्रोच से इंडिया जा रहा है अफ्रीका में। तो हमें चाइना का स्ट्रेंथ पता होना चाहिए, इंडिया का वीकनेस पता होना चाहिए, और अफ्रीका क्यों इंपॉर्टेंट हो पता होना चाहिए, और अफ्रीका में आज कौन कौन से लोग जाके मेजर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए। आज अगर आप देखोगे पूरा जो अफ्रीका के अंदर अगर आप पूरा मेजर इन्वेस्टमेंट देखोगे आप बिजनेसेस में, तो सब यूरोपियंस का है, मिल नहीं चाइनीज़ का है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और चाइना आपको पता वाइल्ड लाइफ, अफ्रीका वाइल्ड लाइफ और रिसोर्सेज के लिए कितना फेमस है, आप जानते ही हो। तो पर वहाँ का जो FDIs है ना, वो सब यूरोपियन, GCC और चाइनीज़ ये लोग के कंट्रोल में है, ठीक है। अब आते हैं स्टूडेंट, लास्ट है आज का, व्हाट राइट्स आर क्यूअर कपल्स फाइटिंग फॉर। ये एकदम लास्ट न्यूज़ है आज का, आपको पता ही है इसका थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। Why is the advisory to allow LGBTQIA community to open joint accounts a small step toward easing their lives। इसके अंदर स्टूडेंट क्या मालूम है, सेम सेक्स मैरिजेस के बारे में है ये, ठीक है। सक्सेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। पहले क्या होता था, जो सेक्सुअल आइडेंटिटी होती थी आदमी की, एक बाइनरी बनी होती थी। बाइनरी का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जिसके दो पार्ट होते हैं, दो चीज़ होती हैं उसमें, बाइनरी है ना। तो बाइनरी क्या होता है, पहले सेक्सुअल जो जेंडर होता था वो बाइनरी में देखा जाता था, मेल फीमेल, ठीक है। पर ऐसा तो है नहीं, नेचर में भी नहीं है और ह्यूमन लाइफ में भी ऐसा नहीं है। हमारे एंशिएंट, हमारे जो पुराने जो हमारे महाभारत और रामायण में जाकर देखेंगे तो वहाँ पे भी ऐसी कम्युनिटी का उल्लेख है ना। तो आज का थोड़ी है, तो बहुत पुराना है, कल्चरल रूट्स हैं सब चीज़ों के, आज से थोड़ी है ये सब, है ना। पर अभी क्या है आपको कोई पता होगा, पर लेटली है ना, ये बाइनरी नहीं है जेंडर, इसके बारे में बहुत चर्चा हुई है पूरे विश्व में, है ना। और इंडिया में भी उसका रिफ्लेक्शन देखा गया। तो क्या था, पहले जो सेक्सुअल आइडेंटिटी जो होती थी एक बाइनरी के रूप में दिखाया जाता था कि मेल फीमेल, अब क्या है, कॉन्टिन्यूम है, मेल फीमेल तो है नहीं, तो क्या है, L है, G है, B है, T है, उसके बाद आप देखेंगे Q भी आ गया, I भी है, A है और प्लस भी है। हो सकता है इसके आगे भी कुछ और होगा, वो भी है ना। LGBT पहले मेल फीमेल होता था, अब देखिए LGBTQIA प्लस में और भी कुछ होगा जो इवॉल्व हो रहा है। तो क्या है, बाइनरी से कॉन्टिन्यूम आ गया। एक तो ये बात है। दूसरा, एक तो देखिए ये आ गया आइडेंटिटी की बात LGBT वालों का, ठीक है। दूसरा, अब देखिए स्टेट है और सिटीजन है। अब जब स्टेट और सिटीजन है तो सिटीजन के फंडामेंटल राइट है ना। अब वो स्टेट है, स्टेट को हमने पावर में लाया कॉन्स्टिट्यूशन बना के, और स्टेट आने के बाद वो सिटीजन के राइट बचाएगा, ये हमने मान लिया। अब क्या है, अब फंडामेंटल राइट आ गया। अब आपको पता होगा जो आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 सेक्सुअल आइडेंटिटी के ऊपर भेदभाव करने से मना करता है। भेदभाव नहीं होना चाहिए, सेक्स जेंडर पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, है ना। देयर कैन नॉट बी ए डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, सेक्स और एज, एज बोल रहा हूँ, आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी और सेक्स और बाकी चीज़ों के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये है हमारे आर्टिकल में, फंडामेंटल राइट्स है हमारा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो पहली बात तो इधर से आया आर्टिकल 15। दूसरा, आर्टिकल 21 राइट टू मैरिज। राइट टू मैरिज क्या है, एक आदमी का फंडामेंटल अधिकार है, वो जिससे चाहे शादी कर सकता है, ठीक है। अब आते हैं, ये दूसरी चीज आ गई, अब यहाँ पे आ गया। अब क्या है, जो LGBT कम्युनिटी के लोग हैं ये भी सिटीजन है, ये भी तो सिटीजन ही है, तो फंडामेंटल राइट भी है। तो ये दूसरा पॉइंट आ गया। अब मैंने बताया कॉन्टिन्यूम में आ गया, जेंडर कॉन्टिन्यूम हो गया, मेल फीमेल तो कुछ है नहीं। बट क्या है, हिंदू मैरिज एक्ट में अगर आप देखेंगे जो मैरिज है वो मेल और फीमेल में ही माना जाता है। अब वहां पे सेम सेक्स का कॉन्सेप्ट तो है नहीं, तो यहां प्रॉब्लम आ जाता है। अब गवर्नमेंट भी, अभी कोर्ट ने, आपको पता होगा, जो बहुत ही लेटली सेम सेक्स मैरिज का जो एक पिटीशन लगा था कोर्ट में
कोर्ट ने ये मानने से, सेम सेक्स मैरिजेस को मानने से मना कर दिया, सेम सेक्स मैरिजेस को मानने से मना कर दिया कोर्ट ने। ठीक है, उनका यह मानना है कि अभी तक गवर्नमेंट उतना, अभी तक इंडिया, उनका जो भी गवर्नमेंट कोर्ट का आर्गूमेंट था वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इतना आप समझ लीजिए कि सेम सेक्स मैरिज इंडिया में अभी कोर्ट ने नहीं माना, कोर्ट ने नहीं माना उसको। पर मैं ये कह रहा हूँ कि जेंडर तो बाइनरी है नहीं, कॉन्टिन्यूम है, उनके भी अधिकार हैं, जीवन, ह्यूमन राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी है, फंडामेंटल अधिकार हैं। अब ये कन्फ्लिक्ट है ना, सिटीजन है, अधिकार मिलना चाहिए, पर कोर्ट ने कह दिया सेम सेक्स मैरिज अलाउ नहीं करेंगे। हमारे जो कानून कायदा, जो हमारे देश में और भी कानून कायदे हैं मैरिजेस को लेके और इनहेरिटेंस को लेके, उसमें तो ये नहीं है, नहीं मिलेगा। तो अभी क्या हो रहा है, अभी समझ के चलिए। पर क्या हुआ है, जब कोर्ट ने जब सेम सेक्स मैरिज को जब डिनाई किया ना, पर कोर्ट ने ये जरूर माना, स्टूडेंट्स दो चीज देखने वाली बात है, कोर्ट ने ये जरूर माना कि उनके कुछ राइट्स को मान्यता दी गई। भले सेम सेक्स मैरिज को मानने नहीं किया, पर लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं। और आपको पता होगा जो नवतेज सिंह जौहर केस था 2000, नवतेज, इसके बारे में आप देखना, नवतेज सिंह जौहर का जो केस था 2012 में था मेरे ख्याल में, इसको एक बार आप देखना। नवतेज सिंह जौहर में क्या हुआ, आर्टिकल 377 जो था, जो आपको पता होगा, जो कंसेंसुअल सेक्स जो होता था सेम कपल्स के अंदर, सेम सेक्स के अंदर, वो पहले क्राइम माना जाता था, है ना। तो उसको क्या हुआ, नवतेज सिंह जौहर केस में क्या हुआ, वो डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। अगर दो लोग कॉन्सेंट से सेक्स कर रहे हैं, सेम सेक्स वाले भी, तो दैट इज नॉट ए क्राइम, उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया नवतेज सिंह जौहर में। तो क्या है, पहले अगर कोई बंद रूम में भी कुछ कर रहा है अपने बीच में सेम सेक्स वाले, तो भी वो क्राइम होता था, पर नवतेज सिंह भर के क्या वो डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। तो इसका मतलब क्या, अभी दो एडल्ट, कंसल्टिंग एडल्ट्स अगर खुद में कर रहे हैं सेम सेक्स वाले, तो वो क्राइम है ही नहीं। तो उसके बाद उनके राइट्स, यहां से नवतेज सिंह जौहर से वो राइट्स मिलना चालू हुए। पर कोर्ट ने अभी तक सेम सेक्स को तो नहीं मारा, पर कोर्ट ने ये जरूर माना कि एक तो पहली बात तो सेम सेक्स को डिक्रिमिनलाइज कर दिया, पहली चीज। दूसरा, उनको राइट्स देने की जरूरत है, ये भी माना। तो राइट्स देने के हिसाब से ही ये न्यूज में आया। अभी क्या हो रहा है, तो मैरिज माना नहीं जाता है। दूसरा, इनहेरिटेंस में भी उनका प्रॉब्लम आता है, क्योंकि जब कोई इंसान मर रहा होता है तो जो फैमिली रिलेटिव उनको बुलाया जाता है कि भाई बीवी, अगर समझे कोई आदमी बीमार है तो बोलेगा बीवी को बुला ले आओ, या बीवी बीमार है तो पति को बुला के लाओ, तुम्हारे कंसेंट चाहिए होगा। जब इनको माना ही नहीं जा रहा है पति पत्नी एक दूसरे का, या वो मैरिज कपल ही नहीं माना जा रहा है, तो उनका वो अधिकार कौन देखेगा जब ऐसा टाइम आएगा। तो भले सेम सेक्स माना नहीं किया, पर कोर्ट ने ये रो माना कि उनके राइट्स तो मजबूत करने की जरूरत है। और नवतेज सिंह जौहर में ऑलरेडी सेम सेक्स को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, वो लिविंग पार्टनर में तो रह ही सकते हैं, बस मैरिड कपल्स नहीं बन सकते हैं, मैरिज नहीं कर सकते हैं, पर बाकी राइट्स देने की जरूरत है, कोर्ट ने भी माना है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसी हिसाब से एलजीबीटी कम्युनिटी का कोर्ट ने भी ध्यान दिया है, एलजीबीटी कम्युनिटी का, और गवर्नमेंट भी चाह रही है। इसलिए गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि गवर्नमेंट बैंक अकाउंट्स हुआ, राशन कार्ड बनवाना हुआ, सोशल स्किल के बेनिफिट्स हुए, वो तो अभी कम से कम मुहैया इस सेगमेंट को भी कराया जाए। और ना ही केवल कराया जाए, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर में जितने भी अफसर्स हैं और बाकी के जो लोग हैं उनको सेंसिटाइज किया जाए, ताकि वो ऐसे लोगों के एप्लीकेशंस को दरकिनार ना करें, उस पर एक अच्छा एम्पैथेटिक भावना लेके उसको सॉर्ट करें, क्योंकि वो भी हमारे एट लास्ट सिटीजन हैं, उनके बारे में भी समाज को सोचना पड़ेगा। ऐसा आउटकास्ट कर देने से समाज का भला नहीं होगा, वो भी एक समाज का पार्ट है और वो भी एक सिटीजन है ना। तो उसका भी उद्धार होना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि राइट टू लाइफ, फंडामेंटल बाकी अधिकार देने का क्या फायदा जब उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन की वजह से उसका लाइफ बर्बाद हो रहा है। तो ये भी एक चीज़ देखने की जरूरत है। तो हमें स्टूडेंट एज एन एस्पिरेंट इन सारे एंगल को समझना पड़ेगा। यहाँ पर नवतेज सिंह जौहर केस इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट मैंने आपको बता ही दिया, सेम सेक्स मैरिज अभी भी नहीं माना जाता है,
पर नवतेज सिंह के बाद डिक्रिमिनलाइजेशन के बाद सरकार और गवर्नमेंट ने ये जो माना है कि इस एक वर्नेबल सेक्शन है, इनको बाकी सोशल स्कीम्स का और सरकार की बाकी पॉलिसीज में काफ़ी हेल्प मिलना चाहिए। पर क्योंकि स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, आप एस्पिरेंट है तो आपको पता होना चाहिए हमारे देश में फंडामेंटल अधिकार है, ह्यूमन राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी है, उन सबके बेसिस पे मिलना तो चाहिए, है ना। लास्टली स्टूडेंट, मैं अगर आपको एक बात बता दूं, आपको पता होगा टिम कुक है, टिम कुक, ये एप्पल के ना सीईओ हैं, एप्पल के सीईओ। इन्होंने कुछ साल पहले डिक्लेयर कर दिया था कि ही इज एन गे, वो गे हैं, इन्होंने ये डिक्लेयर किया था। तो आप समझ सकते हैं कि ये गे भी आदमी इतना क्वालिफाइड और इतना बढ़िया, मतलब इतना सोफिस्टिकेटेड आदमी हो सकता है ना। तो ये मान्यता भी कोर्ट ने तो नहीं माना है एज एन एडमिटर हमें, पर सारे एंगल से इस चीज़ों को देखना आना चाहिए और हमें समझ में आना चाहिए कि क्यों वो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के अगेंस्ट है, हमारे जो संविधान में अधिकार है उसके अगेंस्ट है, और क्यों अभी देखिए, पर सोसाइटी भी रेडी होना चाहिए, सिर्फ दे देने से नहीं होगा ना। अगर आप दे रहे हो तो उसके साथ में चैलेंजेस भी देखना पड़ेगा, देते ही कमान चैलेंजेस भी आएंगे, एडमिशन में प्रॉब्लम आएगा, कोर्ट्स पे प्रेशर आएगा, सोसाइटी पे प्रेशर आएगा, पुलिस पे प्रेशर आएगा, क्राइम्स बढ़ेंगे, बहुत कुछ हो सकता है। और सोसाइटी का ओरिएंटेशन भी देखना पड़ेगा, सोसाइटी उतनी तैयार है कि नहीं कि सोशल फ्लैशबैक, सोसाइटी का फ्लैशबैक ना आना चालू हो जाए, वो भी देखना पड़ेगा। इसीलिए गवर्नमेंट बहुत ही टाइट रोप इस पे चल रही है। फिर भी गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट के हिसाब से अधिकार देने का सोचा है, वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर इन दिस क्लास। मैं आपसे कहूँगा कि स्टूडेंट्स ऐसे ही हम मुद्दे लाके यहाँ पर डिस्कस करके आपका पर्सपेक्टिव बिल्ड करते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट्स मैंने समझाए वो आपको क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स। और मैं ये लास्टली ये कहना चाहूँगा स्टूडेंट, आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए, करंट अफेयर्स में आपके बहुत बढ़िया कर दूंगा। और अगर आपको हमारे जो लेक्चर हैं, हमारा जो कंटेंट है, अगर आपकी तैयारी को कहीं पे मजबूत करता है तो काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में भी इसको फॉरवर्ड करिएगा। थैंक यू सो मच।